जीन प्याजे का प्रश्न जो आपके सामने है वो पहला प्रश्न है। जीन प्याजे के अनुसार नैतिक विकास अवस्था प्रायतता अनियोक्ता का आयु समूह क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, चलिएगा आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, आज थोड़ा सा समय लग सकता है आपको। हाँ जी, चलिए बेटा आंसर दो फटाफट, बातें कोई नहीं करेगा, स्कूल वाली फीलिंग आनी चाहिए मेरे को, ठीक है? चलिए बताइएगा। हाँ जी, इसका उत्तर आ नहीं रहा, कोई बात नहीं है जी, ठीक है। चलिएगा, इसका प्रश्न का आंसर क्या होगा? ये कह रहा है प्रायतता अनियोक्ता, यानी इस अवस्था में बालक है, नैतिक अवस्था की बात करें तो इस अवस्था का जो बालक है वो दूसरों पर क्या रहता है प्यारे बच्चों? निर्भर रहता है। तो वही बात आपसे ये करने का प्रयास कर रहा है। थोड़ा सा इसका कलर ग्रीन कर लेते हैं, चलिए ठीक है। 0 से 5 वर्ष, 13 से 18 वर्ष, 5 से 8 वर्ष और 11 से 13 वर्ष, ये जीन प्याजे की नैतिक अवस्था से प्रश्न लिया गया है। और ये प्रश्न आपको बता देगा कि पेपर का लेवल कैसा हो सकता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर संजय मीणा ने दिया है सबसे पहले, तो इसका राइट आंसर होगा 5 से 8 वर्ष का बालक है, दूसरों पर क्या रहता है? निर्भर रहता है। प्रायतता अनियोक्ता, दूसरों पर निर्भर, दूसरों की बातों को क्या करता है? ग्रहण करता है, जैसा है वैसा ही करने का प्रयास वो करता है। तो शानदार आपकी ओपनिंग, शानदार आपने चौका लगाया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को कि आपने बहुत अच्छी सीरीज में भाग लेने के लिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 2 आपके सामने आ रही है। ब्रोनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। प्रतिबिंबात्मक अवस्था प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में मिलती जुलती है? प्रश्न क्या पूछा है? आपने इसमें 2 सिद्धांतों को याद कराने का प्रयास किया है कि जीन प्याजे की अवस्था अगर आपको याद है और उसके साथ साथ अगर आपको ब्रोनर की अवस्था याद है तो आप इसको करेंगे। मैं समय दे देता हूं, कोई बात नहीं है। अगर आपको समय कम लग रहा है गलत मत करें, समय आपके पास है। आराम से 2 नंबर का उत्तर सोचकर बताइएगा इसका क्या उत्तर है। कि वही अवस्था ब्रूनर ने बताई है और वही अवस्था जीन प्याजे ने बताई है, दोनों की समान अवस्था है। तो बताइएगा इनमें से कौन सी ऐसी अवस्था है जो जीन प्याजे और ब्रूनर ने प्रतिबिंबात्मक अवस्था बोला है। प्रतिबिंबात्मक अवस्था का मतलब होता है कल्पित, यानी कल्पना, इमेजिन कर लेता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इमेजिन कौन करता है। चलिए तो देखते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बिल्कुल जीन प्याजे ने बताई है, परंतु ब्रूनर ने इस पर मौन है। ब्रूनर संघात्मक गामक अवस्था, इसमें भी ब्रूनर मौन है, ये आपकी जीन प्याजे ने बताई है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये भी ध्यान रखना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये दोनों की क्या है? कॉमन है। इसका राइट आंसर 4 नंबर होगा। इसका राइट आंसर 4 नंबर होगा। मुझे अंग्रेजी आती नहीं, आप सबको पता है। हाँ, अंग्रेजी मुझे अपने घर में बोलने जितनी आती है। हम राजस्थानी भाषा के सपूत हैं और राजस्थानी में बात करना ज्यादा पसंद करते हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, जो साइकोलॉजी के वर्ड है वो तो हम बोल लेते हैं बिल्कुल। चलिएगा, ब्रूनर ने बौद्धिक विकास की निम्न अवस्थाएं बताई हैं। ब्रूनर की अगर अवस्थाओं का प्रश्न आपके सामने है कि ब्रूनर ने कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं, पूरा कॉन्फिडेंस से उत्तर दिया करो। मैं जब कॉन्फिडेंस के साथ आपका प्रश्न लेकर आता हूं तो उत्तर भी मुझे कॉन्फिडेंस के साथ चाहिए। प्रश्न संख्या भी लगाया करो भाई, प्रश्न संख्या कौन से का उत्तर दे रहे हो पता नहीं चलता, कमेंट कुछ समय के बाद पहुंचते मेरे पास। तो ब्रूनर ने कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं वो आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है, तो इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर देने का कष्ट करेंगे सभी। 3 नंबर का उत्तर आपने दिया है, देख लेते हैं। गामक अवस्था बिल्कुल मोटर स्टेज जो है वो है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, इमेजन और सिंबॉलिक तीनों हैं। तो ये तीनों उत्तर, इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। तीनों ही सही हैं इसके, तो 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही बताए हैं, ठीक है। आपने इमेजन वाला भी बताया है, इन्होंने मोटर स्किल्स वाला भी बताया है और सिंबल्स भी बताए हैं, तो तीनों अवस्थाओं को बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलो निर्मितवाद उपागम का उद्गम है। निर्मितवाद से प्रश्न पूछा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है।
तो क्या उद्गम है, किससे? व्यवहारिक मनोविज्ञान है, सामाजिक मनोविज्ञान है, या संज्ञानवादी मनोविज्ञान है, या दोनों? 2 और 3 दोनों है। अब यहां अगर तुक्का भी मारोगे तो आपका तुक्का हो सकता है पिल जाए, तुक्का लग सकता है आपका। तो सभी आंसर दो फटाफट, और एक बार सभी वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो भाई, सभी एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। उत्तर आने बंद हो गए लग रहा है। हाँ जी, कौन से का दे दिया भाई, उत्तर पता ही नहीं चल रहा। मैंने कहा प्रश्न संख्या जरूर लिखा करो भाई, ऐसे पता नहीं चलता। प्रश्न संख्या लिखकर उत्तर दें। बिल्कुल आपका तुक्का देख लेते हैं सही लगा या गलत लगा अब की बार। हाँ जी बिल्कुल भाई, मेरे को लगता है अब की बार सारे ही सही करोगे। राम राम बेटा, राम राम। मेरे को लग रहा है सारे ही गलत करोगे तुम। देख लेते हैं। निर्मितवाद का अर्थ होता है किसी नई वस्तु का निर्माण करना। और जब नई वस्तु पुराने तरीके से निर्माण न करके उसमें कुछ संशोधन किया जाए, और संशोधन करने का अर्थ है यानी संज्ञान कर रहा है, पूर्व अनुभव में नए अनुभवों को जोड़ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न मुझे पता था तुम लोग गलत करोगे, इसीलिए इस प्रश्न को लेकर आया हूं। ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर होगा संज्ञानवादी मनोविज्ञान। इसका राइट आंसर होगा संज्ञानवादी मनोविज्ञान। उड़ जाने के लिए तो आपको ये ऑप्शन दिए थे। सामाजिक मनोविज्ञान क्यों नहीं होती? क्योंकि निर्मितवाद में बालक केवल अपना मानसिक दिमाग लगाता है, मानसिक क्रियाएं करता है, और संज्ञान में केवल मानसिक क्रियाएं होती है। सामाजिक में तो मिलजुल कर काम करता है, निर्मितवाद में ऐसा नहीं है। अध्यापक यहाँ फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है, सुविधादाता होता है, तो यहाँ बालक खुद करके सीखता है। तो इसका 3 नंबर राइट आंसर है भाई। आपने गलत उत्तर दिया। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा हौसला अफजाई। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, हम जीत जाएंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 5 नंबर प्रश्न देखो बेटा। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वाल्टर ने बल दिया है वे है। यानी वाल्टर और बांडुरा ने किस पे बल दिया था आप सबको पता है। उन्होंने किस पे बल दिया था? उन्होंने सामाजिक यानी सामाजिक अधिगम पर बल दिया था। और सामाजिक अधिगम की बात करें तो सामाजिक अधिगम में क्या करना होता है? समाज में जिस तरह का आचरण होता है वही देखना होता है। बालक दूसरों के आचरण को देखता है, दूसरों के व्यवहार को देखता है, वही वो सीखता है। तो यानी एक तो अनुकरण हो जाता है, और देखता फिर वो निरीक्षण करता है क्या ये बात सही है या गलत है, सही बात सीखनी चाहिए, बुरी बात सीखनी चाहिए, वो सब बातें। तो ध्यान रखिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा कि बालक इसमें निरीक्षण युक्त अधिगम तथा अनुकरण के द्वारा अधिगम सीखता है। किसमें? बांडुरा वाले में। बिल्कुल राइट आंसर देने का प्रयास आपने किया है। ओके चलिएगा, 5 का 2। 6 नंबर। धीमी गति से सीखने वाले बालक के लिए निम्न में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइएगा कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। मैं जितना जल्दी तभी करवा पाऊंगा जब जितना जल्दी उत्तर आएगा। बताइएगा इसमें सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है, ये पूछ रहा है। एक बालक है वो धीमी गति से सीख रहा है, ये देखो एक बालक है वो धीमी गति से सीख रहा है, और वो इसमें से अपन कौन सा करेंगे? संवर्धन करेंगे, त्वरण करेंगे, प्रतियोगिताएं रखेंगे, या उपचारात्मक शिक्षण करेंगे? आवाज की दिक्कत आ रही है क्या भाई? मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए, बाकी देख लेते हैं। आवाज की दिक्कत किस किस को आ रही है बताइएगा। बिल्कुल 6 का देखो, धीमी गति से कोई बालक सीख रहा है तो सबसे पहले अपने को निदान करना पड़ेगा, यानी समस्या का क्या लगाना है, पता लगाना है। ये बालक धीमी गति से क्यों सीख रहा है, और जैसे आपको पता चला अब उसका आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, मतलब उपचार करना पड़ेगा। और अपने पास यहाँ पे क्या बचा है? उपचार ही करना है। इसका 4 नंबर सही है। ठीक है, तो बालक का क्या करना है? उपचार करना होता है। अगर अभी भी कंफ्यूज हो तो फिर कंफ्यूज ही रहोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। अनुभूति बच्चे और वातावरण, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अनुक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम
से विकसित होती है। ये सिद्धांत किसको प्रतिबिंबित करता है बताइएगा? थॉर्नडाइक अधिगम सिद्धांत को, पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को, टोलमैन अधिगम सिद्धांत को, या कोलर अधिगम सिद्धांत को? देखो, अनुभूति, एक्सपीरियंस यानी व्यवहार, इसकी बात करूं तो मैं व्यवहार हो गया। अनुभूति की बात करें तो व्यवहार और वातावरण के बीच, यानी वातावरण, अनुभूति और वातावरण के बीच क्या करता है? अंतःक्रिया करता है। तो यहां इसमें से किसने कहा है? तो देख लेते हैं, इसका राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा प्रश्न को समझिएगा। सात नंबर का 1 नंबर उत्तर दिया है भाई, तो भाई बिल्कुल गलत दिया है, सरेआम गलत है ये। चलिएगा, तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है ये तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर वातावरण का है, कंडीशन तो लगा ही नहीं रहा। वो कंडीशन पे जो काम किया था, वातावरण पे जो काम किया, संज्ञान पे जो काम किया, वो एक ही आदमी ने किया था। किसने? जीन पियाजे ने किया था। तो ये ध्यान रखना, जीन पियाजे ने कहा था कि अपने अनुभव और वातावरण के साथ बालक अंतः क्रिया करता हुआ सीखता है। वो अपनी मानसिक योग्यता, संज्ञान की वजह से ऐसा करता है। तो इसका बिल्कुल 7 का ए नहीं होगा, गलत उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल गलत उत्तर है भैया आपका। हम इस प्रश्न को सिरे से नकारते हैं आपके। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्देश्य है, निम्न में से कौन सा उद्देश्य सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न, संज्ञानात्मक क्षेत्र का प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसमें कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं बेटा, गलत होगे तभी तो सीखोगे, है ना? पढ़ पढ़ के ही होशियार होते हैं। जो घुड़सवार आपने देखा होगा, एक घुड़सवार को आपने कभी भी देख लीजिएगा, वो शुरू में जब चढ़ना सीखता है तो 10 बार गिरता है, परंतु एक समय ऐसा आता है कि घुड़सवार घोड़े पर बैठ जाता है, और घोड़े को आपने रेस में दौड़ते हुए कभी देखना, घोड़ा अपनी तेज गति से दौड़ता है, परंतु ऊपर बैठा हुआ मालिक उसको छड़ी से पीटता है, क्योंकि वो उसकी गति बढ़ाना चाहता है। और मैं आप पर जब कमेंट करूं तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको हौसला अफजाई कर रहा हूं ताकि आपका हौसला बढ़े। और घोड़े पर बैठा हुआ जो उस पर सवार है, वो उस घोड़े के चाबुक लगाता है, और वो किस लिए चाबुक लगाता है? वो अपने लिए नहीं लगाता है, वो घोड़े के लिए लगाता है कि इस रेस में जो घोड़े दौड़ रहे हैं वो सबसे आगे चला जाए, ताकि उसकी प्रशंसा हो कि उसके पास ऐसा घोड़ा है। तो जीत किसकी होती है? घोड़े की होती है, नहीं कि ऊपर बैठे हुए मालिक की होती है। ये सोच आपको बदलनी है। हमने जो प्रश्न दिए हैं वो आपके लिए लेकर आए, नहीं कि हम अपने लिए लाए हैं। ये मेहनत आपके लिए की जा रही है, कोई बात नहीं, आप गलत करते हैं कोई दिक्कत नहीं, व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों से ही लाभ उठाता है। इसीलिए प्रश्नों का उत्तर अवश्य दें, और ध्यान रखा करो, धीरे धीरे ही, गिर गिर कर ही सवार होते हैं। इस कहावत को यहाँ माइंड में बिठा लो, जो सीखेंगे वही पेपर में आए कन्फर्म। हौसला अफजाई के लिए आपका कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां से बताइएगा, ये संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात कर रहा है बेटा। सामान्यीकरण, नॉर्मलाइजेशन जो कर लेगा, वस्तुओं के अंदर भिन्नता करना शुरू कर देगा, अनुवाद कर लेगा, हिंदी से इंग्लिश में कर लेगा, अनुप्रयोग कर लेगा, कोई वस्तु है जानकारी वो कर लेगा, सचित्र विवरण नहीं कर सकता। सचित्र विवरण की बात करें तो ये तो व्यवहार की बात होगी, व्यवहार का थोड़ी पूछ रहा है, वो तो संज्ञान का पूछ रहा है, तो इसका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये तो संज्ञान का नहीं पूछ रहा, संज्ञान का पूछ रहा है, व्यवहार का नहीं पूछ रहा, तो सचित्र में तो व्यवहार हो जाएगा, तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। चलिएगा, किस सिद्धांत को क्षेत्रीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न। अगर ये प्रश्न आपने सही कर दिया तो मान लेंगे कि आपका प्रश्न, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। बताओ बेटा, इस प्रश्न का आंसर फटाफट दो भाई, इसका क्या उत्तर होगा? बताओ, 9 नंबर का आंसर देने का प्रयास करो, फटाफट आंसर दो भाई। 9 नंबर का आंसर क्या होगा? समग्रवाद, कोलर का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, या स्किनर का सिद्धांत? ये क्षेत्रीय सिद्धांत की बात कर रहा है, मतलब फील्ड थ्योरी की बात है ये कर रहा है, फील्ड थ्योरी की बात कर रहा है, जो कुर्ट लेविन ने दी थी। किसने दी थी? कुर्ट लेविन ने दी थी। और इसके अंदर अपन देख लेते हैं कुर्ट लेविन किससे जुड़े हुए हैं। स्किनर के सिद्धांत से कुर्ट लेविन का कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि ये तो व्यवहार का सिद्धांत है। ये स्किनर का सिद्धांत व्यवहार के सिद्धांत में आता है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत व्यवहार के सिद्धांत में आता है, कोलर का सिद्धांत ये आपका किस में आता है? ये आपका आता है संज्ञानात्मक क्षेत्र में। ठीक है, आगे ये दो तो गलत हो गए, व्यवहार में तो होता ही नहीं, क्षेत्रीय सिद्धांत जो होता है वो इसमें आएगा आपका संज्ञानात्मक में। और फील्ड कह रहा है ये, अच्छा ये ध्यान रखना, ये समग्रवाद है, क्योंकि जो कुर्ट लेविन थे वो क्या थे? गेस्टाल्टवादी थे। क्या थे? गेस्टाल्टवादी
वादी थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बाद में ये अलग हो गए थे, ये गेस्टाल्टवादी हैं। और गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है समग्र रूप से, जिस क्षेत्र में। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, इसका राइट आंसर है बेटा। बिल्कुल राइट आंसर दिया, सभी को बहुत बहुत आभार। ठीक है, 1 नंबर इसका राइट आंसर है होगा। भी मैं तो आपको प्रश्नों के माध्यम से ही सिखाने का प्रयास करता हूं। पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज्यादा प्रभावी है, ये पूछ रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सी है, ये पूछने का प्रयास आपसे कर रहा है। तो 1 नंबर है अनुपात, चर अनुपात, सतत पुनर्बलन, स्थिर अंतराल, स्थिर अनुपात। इन चारों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी है, ये पूछ रहा है। किसके लिए? पुनर्बलन यानी रेनफोर्समेंट के लिए इनमें से कौन सी मापनी या कौन सा जो अनुपात है वो सबसे ज्यादा उपयोगी है, ये पूछ रहा है। तो बताइएगा इसमें कौन सा पुनर्बलन के लिए पूछ रहा है। ये पुनर्बलन के लिए कौन सी अनुसूची सबसे ज्यादा प्रभावी है? राम राम बेटा, चलिएगा। और अगले प्रश्न में हम सभी का नाम लेंगे, जितने ज्यादा कमेंट आपके आएंगे सभी का नाम जरूर एक बार लेंगे वीडियो में, ताकि हौसला बढ़े। आप जिसके लिए आए हैं, आपका नाम आपके गांव में गूंजना चाहिए, सिलेक्शन के बाद अखबारों में आना चाहिए कि इस बच्चे ने टॉप किया है। बिल्कुल, चलिएगा हम आपको इसका उत्तर दे देते हैं। कोई बात नहीं, अगर माइंड आउट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रश्नों को जरूर देखें। तो ध्यान रखना, पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज्यादा प्रभावी है, यानी है तो ये सारी, परंतु इनमें सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सी है? चर अनुपात। चर का मतलब अगर बात करें कि जो व्यक्ति रुकता नहीं, चर अनुपात। सतत पुनर्बलन, तो पुनर्बलन में तो लगातार अगर वो गलत कार्य करे तो भी मैं पुनर्बलन दे दूं, अच्छा करे तो भी पुनर्बलन दे दूं, तो नहीं। लगातार पुनर्बलन देने से उसका हौसला गिर जाता है, लगातार पुनर्बलन नहीं देना है। फिर स्थिर अंतराल, कुछ समय के बाद पुनर्बलन दें, ये भी अच्छा नहीं है। ये पुनर्बलन की अनुसूची पूछ रहा है। स्थिर अनुपात, अनुपात में भी नहीं देना है। तो ध्यान रखना, चर जो है ना आपका, जो आपको चर अनुपात इसका राइट आंसर होगा। चर अनुपात इसका राइट आंसर है कि लगातार जो चर है, ये 3 प्रकार के चर हैं, जैसे अध्यापक है, मध्यस्थ है, उत्तम, मध्यम और लास्ट वाला। तो ये आपको ध्यान रखना, ये 1 नंबर इसका राइट आंसर है। बिल्कुल 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इन प्रश्नों से घबराना नहीं है, ये प्रश्न सीखने हैं, याद होने चाहिए। ये मत सोचो कि हमारे गलत हो गए, क्योंकि गलत हुई चीज हमारे याद रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है? तो देख लेते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, सामीप्य संबंधवाद, क्षेत्रीय सिद्धांत या प्रबलन सिद्धांत। आपसे क्या पूछ रहा है? ज्ञानात्मक सिद्धांत की बात कर रहा है। यानी इसमें 3 सिद्धांत तो ऐसे हैं, 3 सिद्धांत तो ऐसे हैं जो आपके व्यवहारवाद के हैं, और एक ऐसा सिद्धांत है जो आपका ज्ञानात्मक क्षेत्र का है, वो आपसे यहां पूछ रहा है। चलिएगा इसका आंसर हम बता देते हैं आपको। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलो का है, ये व्यवहारवाद के अंतर्गत आता है, ये तो उत्तर नहीं हुआ। समीप्य संबंधवाद की बात करें तो समीप्य संबंधवाद में अगर संबंधवाद की बात करें थोरनडाइक वाला है, तो ये भी आपका नहीं आता। फिर क्षेत्रीय सिद्धांत की बात करें, कुर्ट लेविन का, ये संज्ञानवाद में आता है, बिल्कुल आता है जी। और यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है ज्ञानात्मक का। प्रबलन का सिद्धांत भी व्यवहारवाद में आता है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो इसका एक राइट आंसर हो गया 3 नंबर। बिल्कुल ये प्रश्न आप सभी ने उत्तर देने का अच्छा प्रयास किया, बहुत बहुत आभार है आपका। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, हल के सिद्धांत या हल सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी हल का जिक्र किया था हमने, और हल का सिद्धांत किस प्रतिक्रिया से संबंधित है? प्रश्न संख्या लगाकर भाई इसका उत्तर दिया करो, इससे तो बात नहीं बनेगी। हाँ जी, तो यहां किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। सीखने की व्याख्या से, एक्सप्लेन करने से है, सीखने की व्याख्या के सरलीकरण से है, ध्येय कर्मारोह से है, सीखने की पुनर्व्याख्या से है। तो हल के सिद्धांत की बात कर रहा है। और बताइएगा हल का सिद्धांत निम्न में से किस प्रक्रिया से संबंधित है? चलिए बताइएगा। आपके अकेले के गलत नहीं हो रहे, डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। बार बार कहता हूं पॉजिटिव सोच रखें, सभी के गलत हो रहे हैं, आप खुद देखो। डिमोटिवेट होने की आवश्यकता कहां है?
हाँ, डिमोटिवेट तो होना ही नहीं। अगर राय सर से पढ़े हो और मेरे चले हो तो डिमोटिवेट होने का नाम मत लेना तुम। चलिएगा, बिल्कुल। यहां देखें तो ये हल का सिद्धांत जो है सीखने की व्याख्या थोड़ी कर रहा है, सीखने की व्याख्या के सरलीकरण कर रहा है। हल का सिद्धांत कहता है कि पुनर्वलन दिया जाए मानते हैं, पर उद्दीपक के उपस्थिति होनी चाहिए। तो यही तो पुनर्व्याख्या की थी उसने। तो 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। हल का सिद्धांत सरल करने के लिए दिया गया है कि बल पुनर्वलन परवलन का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। 1915 में इनकी पुस्तक आई थी, है ना, बिहेवियर, कौन सी थी, थ्योरी ऑफ द बिहेवियर, यानी व्यवहार के सिद्धांत 1915-16 में आई थी। और उस समय उस पुस्तक की प्रशंसा सभी ने की थी, यहां तक कि स्किनर और थॉर्नडाइक इससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने भी इस चीज से उनकी प्रशंसा की। ये सबसे बेस्ट सिद्धांत है, इसीलिए इस सिद्धांत को कौन सा कहते हैं, न्यूनतम चालकता का सिद्धांत भी बोला जाता है। चलिए, इतना बढ़िया सिद्धांत था कि सभी लोगों ने इसकी प्रशंसा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? अरे भाई, कितनी बार पूछोगे इस प्रश्न को, बताइएगा। अब तो सही कर दो, लोग हौसले बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, ये भरतपुर से कितनी बढ़िया बात लिख रहे हैं। कितनी बढ़िया बात लिखी कि गुरुजी गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, व्यक्ति गलतियों से तो सीखता है। अगर आप गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? और मन में एक बात रखो, जीत जाएंगे हम। अगर हम मेहनत करेंगे तो जीत जाएंगे और सिलेक्शन करके दिखाएंगे। चलिएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है आप सभी का। अब देखो ये सही हो गया ना सबका। कुर्ट लेविन इसका राइट आंसर है, कुर्ट लेविन इसका राइट आंसर है, बिल्कुल। अब लाने को तो क्या है कि देखो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड मैं भी ला सकता हूं, झूठी प्रशंसा मैं भी कर सकता हूं, प्रश्न ऐसे ला सकता हूं तो इसके सारे उत्तर दे दोगे तुम। परंतु अगर वो प्रश्न आपके पेपर के लायक ही ना हो, वो पेपर भी ना आए, फिर अपनी टेस्ट सीरीज का क्या फायदा हुआ? और मैं इतने हार्ड प्रश्न भी ला सकता हूं जिसका उत्तर तुम ना दे पाओ। मैं ना तो ऐसा करता, मुझे जो प्रश्न उचित लग रहे हैं जो पेपर में आएंगे वो प्रश्न लेके आ रहा हूं। और ध्यान रखिएगा, वो प्रश्न ही आपको बेड़ा पार करवाएंगे। और एक एक प्रश्न आपके प्रश्न पत्र का उठा लेना, इस सीरीज से आपको वहीं से मिलेगा। अगर विश्वास है तो ढंग से पढ़ा करो। चलिए, तो क्या पूछ रहा है, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया? लेविन ने दिया था, ये बता दिया आपको मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये लीजिए, मैनेजमेंट के क्वेश्चन आपके शुरू कर दिए हमने। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे शिक्षा समग्र अभियान की गवर्निंग काउंसिल में किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सा करंट का हो सकता है, आप घबराना नहीं। हाँ, इन प्रश्नों को हम इनका ऑपरेशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है घबराने की, ठीक है। तो बताओ भाई, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे शिक्षा समग्र अभियान, किस अभियान की बात कर रहा है? शिक्षा समग्र अभियान की बात कर रहा है कि काउंसिल में किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया है। तो किसके कुलपति को सदस्य बनाया गया है? तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहां जो बनाया गया है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जो इग्नू जिसे आप बोलते हैं, इग्नू, उसे बनाया गया। अब ध्यान रखिएगा, इग्नू बोलते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? इग्नू, ऐसे याद कर लो। और शिक्षा को हम क्या बोलते हैं? एजुकेशन बोलते हैं, तो ई से इग्नू, ऐसे याद रखेंगे। मैंने तो ऐसे याद करवाया है, आप ऐसे याद रखेंगे कि शिक्षा समग्र अभियान। आप बिल्कुल, ये हौसला आपका मुझे ये टेस्ट सीरीज लाने के लिए बाध्य करता है। जब आप मुझ में इतना विश्वास दिखाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि बच्चों को फिर ऐसा दिया जाए जो पेपर में उनके काम आए। यही हौसला चाहिए और यही जज्बा चाहिए। चाहे मेरे कम जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जो जुड़े उनमें से सबका सिलेक्शन हो, ऐसा मेरा आपको आशीर्वाद। यशस्वी भव। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी योजना समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवृत नहीं है? इनमें से पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी योजना है जो समग्र शिक्षा अभियान के अंदर शामिल नहीं है। कौन सी योजना है? देखो, एक अभियान चलाया गया, इस योजना के अंदर कुछ योजनाओं को समाहित किया गया है, ये ध्यान रखना है। समग्र शिक्षा, पहले सर्व शिक्षा अभियान चला छोटे बालकों के लिए, फिर राष्ट्रीय वो अभियान चला बड़े बालकों के लिए, फिर इनको सबको इकट्ठा कर लिया गया।
ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान चला था आपके शायद 2000 के आसपास चला था ये, और ये छोटे बालकों के लिए था 8वीं क्लास तक। फिर देखो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक यानी 9 से 12 के लिए चला, इसको भी समसा के नाम से जाना गया था, इसको समसा के नाम से। और फिर उसके बाद में शिक्षक शिक्षा यानी टीई टीचर एजुकेशन ये भी थी। इन तीनों को समाहित करके आपका और ये बना दिया गया है आपका समग्र शिक्षा अभियान। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको पूछ सकता है निम्न में कौन सा शामिल नहीं है, तो सर्व शिक्षा अभियान को शामिल कर लिया है, ठीक है। और ये समसा थी, समसा, ये रमसा, ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रमसा, और शिक्षक ये आपकी टीई, इन तीनों को शामिल करके समग्र शिक्षा अभियान चला दिया गया है जो 12वीं क्लास तक है चलता है। और उसके बाद में तो देखो शिक्षक कर दिया तो टीचर वाला भी इसके अंदर शामिल हो गया है। तो व्यवसायिक शिक्षा की कोई बात नहीं की गई है, तो यहां ध्यान रखिएगा, ये इसका गलत उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल बेटा। चलिए एक प्रश्न आपके लिए चॉकलेट वाला लेके आते हैं। ये लो चॉकलेट वाला प्रश्न आपके सामने है। चॉकलेट प्रश्न है, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम मूल रूप से कब प्रारंभ किया गया? ये आपसे एक चॉकलेट वाला प्रश्न है आज का, बिल्कुल इजी सा प्रश्न आप दे सकते हैं इसका उत्तर, तो बताइएगा। चॉकलेट प्रश्न है ये, बिल्कुल बिल्कुल। बताइए चॉकलेट क्वेश्चन है, कौन जीतता है चॉकलेट? सबसे पहले जिसका राइट आंसर आएगा हमारी तरफ से इसको बहुत ही मीठी सी चॉकलेट दी जाएगी। राइट आंसर के लिए सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या टाइप करनी है और उसके बाद में इसका उत्तर देना है। बिल्कुल भाई, तमन्ना शर्मा ने पहला आंसर देकर बहुत ही गजब की प्रस्तुति दी, आपकी चॉकलेट पक्की। चलिए 15 अगस्त को ये शुरू की गई थी 1995 को। कैसे याद रखें गुरुजी? ये क्या है? राष्ट्रीय मिड डे मील वाला, ये मिड डे मील, ठीक है, मिड डे मील वाला, ये मिड डे मील। तो ये मिड डे मील का जो कार्यक्रम पोषाहार वाला कार्यक्रम है ये 1995 में चलाया गया था, 15/8/1995। ऐसे याद रखना है, 95 बोल रहा हूं किस लिए? तो इसलिए बोल रहा हूं 95 का अर्थ रहता है कि जो चीज पोषाहार में मिलती है वो पचती नहीं है, तो इसे 95 पचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पोषाहार करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा तो पचेगा, ऐसे याद आपने रखना है। तो 95 पचाना है क्या? पोषाहार को, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। चलिएगा आगे हम जाएंगे नहीं, गलत प्रश्नों के उत्तर जो पहले मिल जाए फिर आगे नहीं जाना चाहिए। 17 नंबर, मूल रूप से राजस्थान में राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम किसके नियंत्रण में संचालित होता था? पूछ रहा है। पहले किसके अधिकार क्षेत्र में था ये पूछ रहा है। था की बात कर रहा है, थोड़ा सा प्रश्न को देख लेना, था की बात कर रहा है मूल रूप से, ठीक है, मूल रूप से किसका है तो देख लेते हैं। मूल रूप से जो राजस्थान में मिड डे मील योजना जो चली थी अपनी राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम, ये चलाया था पंचायती राज के अधीन है, क्योंकि प्राथमिक जो विद्यालय हैं वो किसके अधीन है? पंचायती राज के अधीन थे। बाद में बोर्ड को दे दिए थे, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत थे, बाद में फिर पंचायती राज को दे दिए गए। तो ध्यान रखना, मूल रूप से जो चलाया था पंचायती राज के अधीन था, बिल्कुल। तो ये प्रश्न आपका राइट। चलिए वर्तमान में 2017-18 से वही प्रश्न आ गया होगा जो मैं अभी बता के गया हूं। 18 से राजस्थान में राष्ट्रीय पोषाहार किसके नियंत्रण में संचालित हो रहा है? अब दोबारा मैंने प्रश्न को चेंज किया है, अब बताइएगा। अभी बता के गया था पीछे वाला प्रश्न, अगर आपने मेरा ढंग से एक्सप्लेन सुना है तो आप उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगर आपने ढंग से एक्सप्लेन सुना होगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। आप 18 नंबर प्रश्न तक आ गए हैं, 25 प्रश्न है अपने पास, ठीक है, और जल्दी, हाँ जी, फटाफट आंसर दो, समय कम है अपने पास, बिल्कुल। चलिएगा तो हम देखते हैं कि जब मिड डे मील कार्यक्रम है ये अब जो है ना 2017-18 से किसके पास है? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से के पास है, बताइएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर है। प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय कहां स्थित है? इजी से प्रश्न है, देखो बहुत इजी प्रश्न है ये तो।
ये प्रश्न मैं कितनी बार करवा चुका हूं, अगर इसका उत्तर आपने गलत दे दिया तो बताएंगे आपको, फिर देख लेना डंडे से पीटेंगे भाई। ये प्रश्न सबसे इजी प्रश्नों के अंदर है, बताओ बताइएगा इसका राइट आंसर बताओ, सबसे इजी प्रश्न है ये। अगर ये आपको याद नहीं है, आपकी वैकेंसी किसने निकाली है वो नहीं याद है, तो फिर भैया आप गलती करोगे। सबसे पहले बसंती मेघवाल ने उत्तर दिया, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बेटा, बीकानेर है, बीकानेर संभाग है, सॉरी बीकानेर में हमारे प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय दोनों ही काम कर रहे हैं। गलत तुक्के मार रहे हैं बच्चे, ध्यान रखना, बीकानेर इसका राइट आंसर होगा। अरे कहीं कहीं तो हमारे बीकानेर का नाम आता है और वहीं तुम टांग अड़ाने लग जाते हो। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कहां स्थित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये बताइएगा, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कहां स्थित है? ये प्रश्न आप बताइएगा, इसका उत्तर बताओ ही, फटाफट आंसर दो। 20 नंबर का क्या आंसर होगा? चलिए विकास शर्मा देख लिया बेटा। चलिए ये देखो, ध्यान रखना है, विधिक का अर्थ होता है कानून, और कानून जो हमारा विद्यालय है, लॉ कॉलेज है, वो कहाँ है? ऐसे याद रख लो आप, जोधपुर में। सब काम जोधपुर में ही हो रहे हैं, ये तो पहले से बना हुआ है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा भाई, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 21 नंबर, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता प्रदान कौन करता है? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न दिया है। प्राथमिक की बात कर रहा है, यानी 1 से 5 और उच्च प्राथमिक 6 से 8 को मान्यता प्रदान करता है। ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी करता है? बिल्कुल नहीं करता। जिला शिक्षा अधिकारी बिल्कुल नहीं करता। माध्यमिक शिक्षा निदेशक या प्राथमिक शिक्षा निदेशक, यहां से आपका प्रश्न का उत्तर बनेगा, बताइए। तो देखो ये खुद प्राथमिक है, तो फिर प्राथमिक ही करेगा ना, कौन करेगा? प्राथमिक करेगा। इतना कॉमन सेंस तो अपने पास होना चाहिए। तो ध्यान रखो, ये प्राथमिक है तो खुद प्राथमिक नहीं तो जाएगा, तो इसका 4 नंबर राइट आंसर है, 4 नंबर राइट आंसर बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 22 नंबर क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा प्रकाशित योजना कौन सी है? एक पत्रिका है, कौन सी है वो? इसमें से पूछ रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग यानी माध्यमिक शिक्षा BECR यानी अजमेर की बात कर रहा है, और अजमेर से एक पत्रिका इनमें से कौन सी निकलती है, वो आपसे पूछने का प्रयास ये कर रहा है। 22 नंबर का राइट आंसर दो भाई, 22 नंबर का राइट आंसर, 22 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? हम्म, 22 नंबर का आंसर कोई बात नहीं जी, बिल्कुल राजगोला भरतपुर ने राइट आंसर दिया, रेणु कुमार ने, बसंती मेघवाल, तमन्ना, शिवांश, विजय कुमारी, आगे फटाफट वो पूजा आनंद 39। चलिए रेणु कमर, बिल्कुल आपका भी सही है, देख लेते हैं। संपत स्वामी गलत उत्तर बेटा। चलिए हम बताते हैं, इसका नया उत्तर है नया शिक्षक। क्या है? नया शिक्षक इसका राइट आंसर होगा। ओम विष्णु ये आपका राइट है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शिक्षा विभाग राजस्थान के महत्वपूर्ण आदेश प्रकाशित होते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ रहा है, शिक्षा विभाग ठीक है किस में प्रकाशित होते हैं? यहां से एक दिन मैंने इसको कहा था आपको कि इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, ये क्या पूछ रहा है, और वहीं से राजस्थान शिक्षा विभाग राजस्थान के महत्वपूर्ण आदेश प्रकाशित होते हैं, कहां से होते हैं? ठीक है, तो देखो स से शिक्षा ये रहा, वी से विभाग और रे से राजस्थान। अब बताओ कहां जाने की जरूरत है? पेपर में ही है, पेपर में ही है। पहला ही आंसर है सी से सी, वी से विभाग, आर से राजस्थान। 1 नंबर इसका राइट आंसर हो गया, 1 नंबर इसका राइट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट 24 नंबर, प्राथमिक शिक्षा के प्रचार के लिए नीति का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? कि प्राथमिक शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए जो नीति बनी उसका सबसे पहले जो प्रस्ताव था वो सुझाव था वो किसने दिया था? वुड घोषणा पत्र 1854 में, कोठारी आयोग ने 66 में, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 52 में। इसे मुदालियर आयोग भी बोलते हैं। इसे कौन सा आयोग बोलते हैं? मुदालियर आयोग भी बोलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को मुदालियर आयोग भी बोला जाता है।
ये बात ध्यान रखेंगे। तो देखो कौन किसने दिया था। प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो वुड डिस्पेंस नाम से एक पत्र आया था और सबसे पहले उन्होंने ही इस पर अपना काम किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका राइट आंसर है, 1 नंबर इसका राइट आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा की दृष्टि से पाली व बीकानेर 2 नए संभाग कब बनाए गए। ये आपको पता है राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं। आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो 7 है बेटा, और शिक्षा विभाग की बात करें कि शैक्षिक विभाग कितने हैं तो ध्यान रखना 9 है, और इनमें 2 नए बनाए गए हैं। कौन कौन से, पाली और बीकानेर। पाली और बीकानेर 2 नए बनाए गए हैं तो 9 हो गए पूरे, पहले 7 थे। तो किस तिथि को बनाए गए हैं ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, तो ये प्रश्न आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे, किस तिथि को ये बनाए गए हैं बताइएगा। पाली और बीकानेर, पीबी, ठीक है, पीबी ऐसे याद रखना है, पाली और बीकानेर। और मैंने आपको एक ही बात बताई थी, जब कभी भी कोई प्रश्न न आए तो जोड़ लिया करो। क्या कर लिया करो, जोड़ लिया करो। और जिस आंकड़े में राजस्थान के 6 का आंकड़ा आ जाए वो कर दिया करो। ये देखो जोड़ के देखो, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 2 4 ही हो गए, ये तो नहीं है। 2 3 4 5 ये भी नहीं है, 1 2 3 ये भी नहीं है। तो मतलब 6 जहां आ रहे हैं, मतलब हमारा प्रश्न यहीं से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 2 जून 2013 को 2 नए संभाग बनाए गए, पाली व बीकानेर। तो ये बात ध्यान रखेंगे, बीकानेर संभाग में, हाँ जी, चूरू नहीं आता है। बीकानेर संभाग वाला जो शैक्षिक है ना, उसमें चूरू नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, चूरू नहीं आएगा। और पाली में जालौर, सिरोही, पाली तीनों को बना दिया गया है, तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आज के ये प्रश्न थे, तो मैं कल के लिए अगर आप चाहते हो कि टॉपिक बता दो गुरुजी, तो कल अपन अभिप्रेरणा के प्रश्न करेंगे, ठीक है। अभिप्रेरणा के प्रश्न करेंगे साइकोलॉजी में, तो और उसमें RSCRT दोबारा पढ़ेंगे, RSCRT के प्रश्न दोबारा करेंगे कल। तो ये आपके लिए बिंदु रहेंगे, कल आप इसको तैयार कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल नए जोश के साथ। परंतु एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, डीमोटिवेट नहीं होना, कोई बात नहीं, ठीक है। ये आपको ये बात अच्छी तरह से माइंड में बिठानी है कि पेपर में अगर आप में रेनफोर्समेंट पुनर्बल नहीं है तो फिर आप सफल नहीं हो सकते। तो दुनियादारी एक तरफ है और अपना पुनर्बलन एक तरफ है। तो कोई जरूरी नहीं कि आज आपके यहाँ 5 ही सही हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वो 5 का आंकड़ा बदलते हुए समय नहीं लगेगा, वो 5 का 50 होगा, और ये बात घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इस बात धैर्य बना के रखना है, कंटिन्यू सफलता की तरफ बढ़ते जाएं, धीरे धीरे सभी सब्जेक्टों को अपना टाइम दें। आज के लिए आपके लिए मोटिवेशन है। तो मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।